हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 15 सितंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ऑपोजिशन पार्टीज इन इंडिया? फर्स्ट, द पार्टी विच हैज सिक्योर्ड सेकेंड हाइएस्ट सीट्स इन द इलेक्शन irrespective of the number of seats can be officially recognized as opposition party. Second, only one political party can be officially recognized as opposition at a time. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकेंड इज करेक्ट। अब देखिए, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ऑपोजिशन पार्टी को अगर आपको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना है तो उसके लिए ये प्रोविजन है, द पार्टी विच हैज सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ सीट्स and along with that it has secured minimum 10% of the total seats can be officially recognized as opposition party। मतलब कि फॉर एग्जांपल कि 550 सीट्स है तो उसमें से मिनिमम 55 सीट जो है वो किसी पार्टी को अगर मिली है, एंड इफ दैट पार्टी कम्स एट द सेकेंड रैंक then and then only it can be officially recognized as opposition party in India। और यहां पे क्या लिखा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ सीट, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत होगा, बिकॉज मिनिमम नंबर ऑफ सीट का क्राइटेरिया है। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है, कोई भी एक ही सिंगल लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो ऑपोजिशन बन सकती है। यहां पे अगर कोएलिशन हो, सो एनी कोएलिशन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल ऑपोजिशन पार्टी, राइट। सो यहां पे कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी हो वही ऑपोजिशन बन सकती है। सेकंड जो है वो करेक्ट है, और आंसर इज बी, सेकंड ओनली। सो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट हो चुका है और उसके पहले ही दिन पे काफी सारे ऑपोजिशन पार्टीज है, उन्होंने गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज को लेके अपोज किया था, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, there are 3 financial standing committees in Indian Parliament. Second, members of all the financial standing committees are elected by members of both houses of Parliament. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, वन ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर 3 फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटी है। फर्स्ट इज पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, फिर उसके बाद है एस्टीमेट्स कमिटी, एंड देन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमिटी। पब्लिक अकाउंट कमिटी का काम क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो वेरियस एक्सपेंडिचर है उनको एग्जामिन करना कि वेदर दे आर रैशनल और नॉट। एस्टीमेट कमिटी का काम यह है कि बजट के अंदर जो एस्टीमेट्स दिए गए हैं क्या उसके ऊपर ठीक से काम हो रहे हैं या नहीं, या फिर वो एस्टीमेट्स रैशनल है या नहीं। और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमिटी का काम यह है कि जो स्टेट ओन्ड पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनके इनकम एक्सपेंडिचर को एग्जामिन करना। सो दीज आर दी 3 फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अब सेकेंड स्टेटमेंट में ये लिखा है कि ये तीनों के तीनों कमिटीज जो है उसके अंदर जो मेंबर्स है दे आर इलेक्टेड बाय दी बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये गलत है, बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड जो है वहां पे दोनों हाउस जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। एस्टीमेट कमिटी जो है उनका इलेक्शन सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स करते हैं, राइट। तो उनके जो मेंबर्स है वो सिर्फ लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे राज्यसभा का रोल नहीं है। तो सेकंड जो है इस वजह से गलत होगा। आंसर इज ए, वन ओनली। सो पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन है उसके अंदर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में काफी सारी कमिटीज को भी मेंशन किया है, और स्पेशली बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, क्योंकि रिसेंटली ये जो सेशन स्टार्ट हुआ है उसके अंदर से क्वेश्चन आवर जो है उसको रिमूव किया गया था, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव? फर्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन। सेकेंड, सेंसर मोशन। थर्ड, अप्रूवल ऑफ यूनियन बजट बाय द पार्लियामेंट। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, 1 and 2।
फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है, थर्ड इज इनकरेक्ट। अब देखिए पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, तो इसमें फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, बिकॉज अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, इट इज पास टू रिमूव द गवर्नमेंट फ्रॉम द ऑफिस। अगर वो पास हो जाएगा तो गवर्नमेंट को कंपल्सरीली रिजाइन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है, बिकॉज सेंसर मोशन तब पास किया जाता है जब पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को लेके अग्री ना हो। इफ द पॉलिटिकल पार्टीज और अपोजिशन डिसएग्रीज विद द पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, तो फिर ये सेंसर मोशन जो है वो पास करेंगे। सेंसर मोशन जो है वो सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है। अगर सेंसर मोशन पास हो जाता है, देन गवर्नमेंट विल हैव टू सीक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन इसके पास होने पे गवर्नमेंट नीड नॉट टू कंपल्सरीली रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, राइट। लेकिन ये पार्लियामेंट का कंट्रोल है ओवर द एग्जीक्यूटिव, इस वजह से सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज अप्रूवल ऑफ यूनियन बजट बाय द पार्लियामेंट, इट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। इसकी वजह से एग्जीक्यूटिव के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, तो इस वजह से ये थर्ड जो है वो इनकरेक्ट होगा। और आंसर इज ए 1 and 2। सो पार्लियामेंट के सेशन की वजह से ये आर्टिकल्स न्यूज में है, इस वजह से ये पर्टिकुलर पार्लियामेंट के चैप्टर में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स इज रिलेटेड टू डैश। फर्स्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। सेकंड, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल। थर्ड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। एंड फोर्थ, क्लाइमेट चेंज। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब देखिए ये योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स जो है, योग्यकर्ता इज अ सिटी ऑफ इंडोनेशिया। सो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स के अंदर सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी को लेके जो इंटरनेशनल रूल्स है उसको फॉलो किया जाता है, राइट। सो इट फेवर्स सेम सेक्स रिलेशंस। और जब रिसेंटली इन 2018 सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था दैट इट डिक्लेयर्ड सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो वहां पे उन्होंने ये जो प्रिंसिपल है इसको मेंशन किया था दैट इट आल्सो अप्लाइज टू द इंडियन लॉ एंड हेंस इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो अगेन ये सेम सेक्स रिलेशंस जो है वो न्यूज में है, और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में भी जो 2018 का जजमेंट है उसको मेंशन किया गया है। तो उसका पूरा बैकग्राउंड क्या है और इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाई करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इस्तांबुल डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू डैश। फर्स्ट, काउंटर टेररिज्म। सेकेंड, मनी लॉन्ड्रिंग। थर्ड, ह्यूमन सेटलमेंट्स। एंड फोर्थ, सिविल लिबर्टीज। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, ह्यूमन सेटलमेंट। देखिए इस्तांबुल डिक्लेरेशन जो है इसके अंदर ह्यूमन सेटलमेंट के कंसेप्ट को, इसका पूरा नाम यही है इस्तांबुल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन सेटलमेंट, उसके अंदर दो कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट इज ह्यूमन सेटलमेंट इन अ सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड सेकेंड कंसेप्ट जो है उसके अंदर फोर्स्ड एविक्शन, इसको काउंटर किया जाता है। मतलब कि किसी भी कोई भी जो ड्वेलर है या फिर स्पेशली ये स्लम रिहेबिलिटेशन को ध्यान में रख के बनाया गया था। सारे कंट्रीज ने ये डिसाइड किया था कि जितने भी इंटरनेशनल लॉ रूल्स है या फिर लॉज, दे आर बाउंड टू फॉलो दिस इस्तांबुल डिक्लेरेशन, जहां पे आप अनअनाउंस्ड एविक्शन या फिर फोर्स्ड एविक्शन जो है वो उसको लीगलाइज नहीं कर सकते, राइट। तो इट डील्स विद द ह्यूमन सेटलमेंट। इस वजह से ये इस्तांबुल डिक्लेरेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिल्ली के अंदर रिसेंटली आप सभी को पता है कि रेलवे के आसपास के जो स्लम एरियाज है उसको डेमोलिश करने का ऑर्डर दिया था कोर्ट ने। इस वजह से अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि काफी सारी फैमिलीज इससे अफेक्ट होगी, तो इस वजह से इसके ऊपर आपको फिर से सोचना चाहिए। तो ये स्लम रिहेबिलिटेशन का टॉपिक जो है
it again became important part of our exam. Question number 6. Which of the following statement is or are correct about retail inflation in India? First, it is used by Monetary Policy Committee to control inflation. Second, all types of retail inflation is prepared by Ministry of Statistics and Program Implementation. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज ए वन ओनली. फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकेंड इज इनकरेक्ट. अब देखिए जब इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन की बात होती है दैट मीन्स इट टॉक्स अस अबाउट CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड WPI इज नोन एज होलसेल इन्फ्लेशन, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स. जब CPI की बात होती है तो आप सभी को पता है कि RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए CPI डेटा को यूज करती है. तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा. सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज CPI के अंदर टोटल 4 टाइप के इन्फ्लेशन को कवर किया जाता है. फर्स्ट इज CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, फिर उसके बाद है CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिर उसके बाद है CPI फॉर रूरल वर्कर्स, और फिर उसके बाद CPI को क्लासिफाई किया जाता है रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड CPI में, राइट. तो ये टोटल 4 टाइप के CPI है. अब देखिए ये जो पहले 3 है इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड द फोर्थ वन इज प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. और यहाँ पे ये लिखा है कि सारे टाइप के CPI जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन बनाते हैं, इस वजह से ये सेकंड जो है वो गलत होगा. आंसर इज ए वन ओनली. सो रिटेल इन्फ्लेशन जो है उसका रेट कम हुआ है इन द मंथ ऑफ अगस्त, इस वजह से ये न्यूज में है. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट? UAPA के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, it was enacted during the prime ministership of Narendra Modi. Second, the act defines terrorist act to include acts committed within the scope of any of the treaties listed in the schedule to the act. मतलब कि इस एक्ट के अंदर जो शेड्यूल है उसके अंदर कुछ ट्रीटीज को मेंशन किया गया है. उस ट्रीटीज के अंदर जितने भी एक्ट होंगे उन सभी को आप टेररिस्ट एक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा ही स्टेटमेंट में कहा है. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज बी सेकेंड ओनली. सेकेंड जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट. अब देखिए UAPA एक्ट जो है वो ओरिजिनली बना था 1967 में. एट दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी, राइट. सो जो अर्लियर टाडा एंड पोटा एक्ट थे उसी के सिमिलर एक्ट ये बनाया गया है. इट इज फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा. सेकंड जो है वो करेक्ट है कि इस एक्ट के अंदर जो शेड्यूल है उसमें कुछ ट्रीटीज को गवर्नमेंट ने ऐड किया है. उस ट्रीटीज के अंदर दीज ट्रीटीज आर रिलेटेड टू टेरर एक्टिविटीज. उसके अंदर जितने भी एक्ट्स हैं उसको आप टेररिस्ट एक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं. तो उसके अंदर टेरर बॉम्बिंग से रिलेटेड ट्रीटीज है, देन इट डील्स विद द हॉस्टेजेस, इट ऑल्सो डील्स विद द न्यूक्लियर टेररिज्म. तो ऐसी ट्रीटीज के अंदर जितने भी एक्ट है दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज टेररिस्ट एक्ट. तो सेकंड जो है वो करेक्ट होगा. आवर आंसर इज बी सेकंड ओनली. सो दिल्ली के अंदर अभी ये UAPA एक्ट के अंदर एक एक्टिविस्ट जो है उनको डिटेन किया गया था, और ये केस जो है वो इसकी वजह से काफी सारा प्रोटेस्ट भी चल रहा है दिल्ली के अंदर. इस वजह से ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इसको अमेंड किया था, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, जिसके अंदर NIA जो है उसको सर्टेन पावर्स दिए गए थे. इस वजह से ये एक्ट न्यूज में है. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020? फर्स्ट, it seeks to provide for barrier free trade of farmers produce outside the markets notified by state government. Second, it will prevail over the states APMC's acts. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज सी बोथ 1 and 2. दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. अब देखिए ये जो पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस है उसके अंदर ये प्रोविजन है कि फार्मर्स जो है
वो किसी भी स्टेट की जो एपीएमसी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स मार्केटिंग कमेटी, उसके मार्केट के आउटसाइड भी फार्म प्रोड्यूसर्स जो है उसको सेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है, बिकॉज इसके अंदर ये भी प्रोविजन है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो एपीएमसी एक्ट है एंड दिस ऑर्डिनेंस, सो द ऑर्डिनेंस विल ओवरकम द ऑथोरिटीज अंडर दिस एक्ट, मतलब कि ऑर्डिनेंस की अथॉरिटी इस एक्ट से ऊपर है, ऐसा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कहा है। इस वजह से ये आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन फार्मर्स जो है इस ऑर्डिनेंस को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020? फर्स्ट, इट एम्स टू प्रमोट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। Second, prices to be paid for the farm produces is determined based on volume of production. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज ए, 1 ओनली। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। अब ये जो दूसरा ऑर्डिनेंस है जो पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगलाइज करता है, अब आप सभी को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर सही होगा तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर if there are two parties, here is the farmer and here is the buyer, so they will be undergoing with an agreement जिसके अंदर पहले से ही प्राइस जो है वो डिटरमाइन की जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि प्राइस जो है वो इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन की होगी और उसी प्राइस पे ये बायर जो है वो फार्म प्रोड्यूसर्स को परचेज करेंगे। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगा, बिकॉज यहां पे ये लिखा है कि एक बार जब प्रोडक्शन हो जाएगा उसके बाद उसके वॉल्यूम पे प्राइस जो है वो डिपेंड होगी, तो इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए, 1 ओनली। तो ये फार्म ऑर्डिनेंसेस जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफी महीनों से इसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, स्पेशली इन दी पंजाब हरियाणा रीजन, इस वजह से ये ऑर्डिनेंस न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस consume oxygen? First, rusting, second, photosynthesis and third, combustion. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, 1 and 3। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, सेकेंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि कौन सी प्रोसेस ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, तो रस्टिंग जो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, जहां पे आयन जो है उसका ऑक्सीडेशन होके आयन ऑक्साइड बनता है। आप सभी को पता है कि रस्टिंग की प्रोसेस जो है इट कंज्यूम्स ऑक्सीजन। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसको कंज्यूम नहीं किया जाता। बाय यूजिंग द सनलाइट द ग्रीन लीव्स प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन बाय डिस्चार्जिंग इट विद द कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आप सभी को पता है कि पेड़ के जो पत्ते हैं वो ऑक्सीजन को यूज कर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं बाय यूजिंग सनलाइट। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। थर्ड जो है वो करेक्ट है, कंबशन जो है वो ऑक्सीजन के बिना इट इज हार्ड टू इग्नाइट, राइट। ऑक्सीजन को यूज करके ही आप किसी चीज को जला सकते हैं। तो थर्ड जो है वो करेक्ट होगा। आंसर इज सी, 1 and 3। सो ऑक्सीजन की शॉर्टेज जो है वो इस वजह से न्यूज में है, बिकॉज आप सभी को पता है कि कोविड-19 के अंदर जो ऑक्सीजन है, अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है तो उनको ऑक्सीजन आर्टिफिशियली दिया जाता है। इस वजह से काफी सारे स्टेट के अंदर इसका स्टेडी सप्लाई बना रहे, इस वजह से ये ऑक्सीजन शॉर्टेज जो है वो न्यूज में है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।